हेलो एवरीवन, फ्यूचर साइट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल फ्यूचर साइट यूपीएससी पर विजन आईएएस की जो 2023 के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, उनकी वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है। ये वीडियो सीरीज ना केवल 2023 के एग्जाम के लिए, बल्कि जो 2024, 2025 और जो आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इन टेस्ट सीरीज में दो पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स का पोर्शन। जो स्टैटिक पोर्शन है वो आगे भी सेम ही रहेगा। तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आगे आने वाले एग्जाम्स में छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टैटिक पोर्शन आगे एग्जाम के लिए भी, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय फ्यूचर साइट यूपीएससी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके अलावा अगर प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ इंपोर्टेंट डाटा, फैक्ट्स या फिर डायग्राम चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर साइट आरएस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 56 क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल belonging to scheduled caste and scheduled tribes while implementing reservation in promotion in India, consider the following statements. दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से पूछा है, बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है द स्टेट इज obligated to collect quantifiable data showing the inadequacy of representation of a section of people in public employment. Assessment on the inadequacy of representation of the reserved categories in promotional post is left to the central government. देखो, इसको समझने से, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक्स इससे रिलेटेड समझ लेते हैं। देखो, हमारे संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। और अगर 14 से 18 की हम ग्रुपिंग की बात करें तो वो बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स, जिसमें फर्दर आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसमें फर्दर आर्टिकल 16 का सब क्लास 4A क्या बोलता है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिजर्वेशन इन प्रमोशन से रिलेटेड यहाँ पे प्रोविजन दिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अगर SC, ST, OBC या फिर और कोई भी ऐसी कम्युनिटी, अगर इनका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनएडिक्वेट अगर रिप्रेजेंटेशन है, कम रिप्रेजेंटेशन है, सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो ये इनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका डाटा कौन कलेक्ट करेगा कि SC, ST या फिर OBC कम्युनिटी का इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है जॉब्स में, प्रमोशन में, तो वो जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इसकी, वो इन डाटा को कलेक्ट करें कि इन कम्युनिटीज का इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। देखो, रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि इंदिरा सावनी केस हो गया, M नागराज केस हो गया 2006 का, M नागराज केस, 2018 का जर्नैल सिंह केस। तो ये इंपोर्टेंट जजमेंट है इससे रिलेटेड, रिजर्वेशन इन प्रमोशन से रिलेटेड। अब जो M नागराजन का केस है 2006 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो क्वांटिफिएबल, ये जो डाटा है, इसको क्वांटिफिएबल डाटा भी बोल सकते हैं। ये क्वांटिफिएबल डाटा कलेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। मतलब सरकार को इस डाटा को, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि हाँ देखो, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है इन कम्युनिटीज का। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया था कि उन्हें ये क्वांटिफिएबल डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद जर्नल सिंह केस जो कि 2018 में आया था, वहां पे फर्दर इसी केस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्णय दिए थे। पहला तो ये कि अगर ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है ना, अगर ओबीसी कम्युनिटी की बात जब आती है इन कम्युनिटीज में से, और जब हम ओबीसी कम्युनिटी के डाटा को देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो उस टाइम पे जो क्रीमी लेयर में जो आते हैं ना, क्रीमी लेयर में जो नागरिक आते हैं, उनको एक्सक्लूड करा जाएगा, मतलब उनको शामिल नहीं करा जाएगा इसमें। ये जिम्मेवारी भी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, और उसके दूसरा क्या बोला गया यहाँ पे कि इस क्वांटिफिएबल डाटा को एसेस करना, इसको एनालिसिस करने की जिम्मेवारी भी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। तो ऐसा यहाँ पे बोला था। तो अभी ये न्यूज में है, अब आज के टाइम पे ये सारा मुद्दा न्यूज में है। अभी क्या हुआ था रिसेंटली, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी और बोला था कि ये जो आप कलेक्ट डाटा, इस इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वाले डाटा को कलेक्ट करने की जिम्मेवारी जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की है, उसको खत्म करो। खत्म करने से रिलेटेड था कि उसको समाप्त किया जाए, ऐसी याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो इसलिए ये न्यूज में है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे टर्न डाउन द यूनियन गवर्नमेंट्स प्ली to do away with the requirement of collecting quantifiable data by the center and states to determine the representation of people belonging to scheduled caste and scheduled tribes while implementing reservation in promotion. तो सुप्रीम कोर्ट ने
यूनियन गवर्नमेंट की इस प्ले को, इस याचिका को क्या कर दिया, टर्न डाउन, खारिज कर दिया। ठीक है, क्या उन्होंने याचिका डाली थी कि डू अवे विद द रिक्वायरमेंट, की जो ये रिक्वायरमेंट है इस क्वांटिफिएबल डाटा को कलेक्ट करने की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो कि बाध्यकारी है कि उन्हें इस क्वांटिफिएबल डाटा को कलेक्ट करना है, उसको समाप्त कर दिया जाए। जो डाटा किससे रिलेटेड है, रिजर्वेशन से रिलेटेड, इंप्लीमेंटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट बाध्यकारी है इस क्वांटिफिएबल डाटा को कलेक्ट करने के लिए एज पर द कोर्ट्स जजमेंट। किस किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही पहले से ही मेंशन हो, ये मूल संविधान में तो ऐसा नहीं है, ये टाइम टू टाइम ये जो ऑब्लिगेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा डाली गई थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पर। तो पहला केस ऐसा एम नागराज केस आया था 2006 में, और 2018 में जर्नैल सिंह केस आया था जिसने ये बाइंडेशन करी थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पर। इन 2006 a constitution bench ruling in M Nagaraj case made it incumbent upon the state, मतलब स्टेट पर बाध्यकारी कर दिया था। स्टेट यहाँ पे दोनों आएंगे, देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। टू कलेक्ट क्वांटिफिएबल डाटा शोइंग द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल। कौन सा सेक्शन, कोई भी जिसकी इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जैसे एससी कम्युनिटी, एसटी, ओबीसी सब, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एडिशन टू मेंटेनिंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। मतलब ओवरऑल आपको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी मेंटेन करनी है और इस डाटा को भी कलेक्ट करना है। तो दो यहाँ पे जजमेंट, दो निर्णय यहाँ पे लिए गए। द एस्पेक्ट ऑफ क्वांटिफिएबल डाटा वाज एंडोर्स्ड बाय अनदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय इट्स 2018 रूलिंग इन द जर्नल सिंह केस which also mandated the exclusion of the creamy layer before providing for reservation in promotion। यहाँ पे क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने से रिलेटेड बात करी कि ये मैंडेटरी है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आप ऐसे पता करो कि क्रीमी लेयर में कौन से सिटीजन आ रहे हैं ओबीसी कम्युनिटी के, और उनको एक्सक्लूड करा जाए। द कलेक्शन ऑफ डाटा हैज टू बी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट फॉर द एंटायर सर्विस। तो सभी कैटेगरी की पोस्ट के लिए, पूरी संपूर्ण सर्विस के लिए एक डाटा जो है उपलब्ध रहेगा। इट एडेड दैट, मतलब ये जो जर्नल सिंह केस था इसमें दूसरी बात क्या बोली गई, एक तो ये थी क्रीमी लेयर से रिलेटेड, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या थी, इट एडेड द असेसमेंट करना, एनालिसिस करना है, इसका विश्लेषण करना, किसका, ऑन इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, की ये जो है इनएडिक्वेसी है उसका एनालिसिस भी करो, ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरीज इन प्रमोशनल पोस्ट। और स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड, प्रमोशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ये आप इसको याद रखना। आर्टिकल 16 के बाद 4A से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मतलब ये इंफॉर्मेशन न्यूज में थी। शुड बी लेफ्ट टू द स्टेट, ये चीज भी किस पे छोड़ दी गई, स्टेट्स पर। तो क्वेश्चन क्या था, पहला था द स्टेट इज ओब्लाइज्ड टू कलेक्ट क्वांटिफिएबल डाटा शोइंग द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। दूसरा है असेसमेंट ऑन इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, असेसमेंट करना, उसका विश्लेषण करना, ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज इन प्रमोशनल पोस्ट इज लेफ्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको असेस करना, इसका एनालिसिस करना सेंट्रल गवर्नमेंट पर छोड़ दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट पर ये जिम्मेवारी छोड़ी गई थी। किस केस में, जो जर्नल 2018 का जो जर्नल सिंह केस था उसमें स्टेट को ये बोला गया था, स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन है कि असेसमेंट कौन करेगा, स्टेट्स को असेसमेंट करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा इस चीज का। हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, स्टेट्स की ये जिम्मेवारी है। 57th क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इंट्रोड्यूस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करे गए थे, 3 स्टेटमेंट दी है, बताना है कि कौन सी इनमें से करेक्ट है। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस सीरीज में पहला एक्ट था जो कि ब्रिटिश सरकार ने लाया था कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, और 1947 का फिर एक्ट लाया था जिसमें हमारे देश को आजादी मिल गई थी जिसके बाद। तो ये सभी एक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, और इससे रिलेटेड इनकी एक कंपेरेटिव टेबल की हेल्प से हमने इसको समझाया है एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो वहां पे इनको सभी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा गया है कंपेरिजन टेबल की हेल्प से, तो आप वहां से देख सकते हैं। पहला है पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस एक्ट ने वायसरॉय को ये पावर दे दी थी कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति की आप उनको वायसरॉय की जरूरत नहीं है। फिर है नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू वायसरॉयज काउंसिल, मतलब जो वायसरॉय की काउंसिल होगी उसमें इंडियंस को नॉमिनेट करा जाएगा एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और नॉमिनेट कौन करेगा, वायसरॉय ही करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और 3 ऐसे व्यक्तियों को नॉमिनेट करा गया था भारत के। फिर है द न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्यों, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये 1858 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसे बनता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, और 1858, और 8 भी आप बनाएंगे तो आप ऐसे करके इसको 8 बना सकते हैं, पीछे वाला याद रखना 1858, एस को ऐसे करके तो ये 8 जैसा बन जाएगा फिर दोनों। तो 1858, 2 8 आ गए यहाँ पे, 8 इसके लिए और एक 8 इसके लिए, तो ऐसे इजी रह जाएगा। आई थिंक आपको याद रखना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 में इसका प्रोविजन था।
तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, 1 and 2 ओनली। Indian Council Act of 1861 empowered Viceroy to issue ordinances without the concurrence of the Legislative Council during an emergency। जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो वॉइसरॉय बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति के ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ, और उस ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी थी? 6 महीने तक। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखो 1858 का भी 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो पहला एक्ट लाया था वो था 1858 का एक्ट, लेकिन वहां पे कोई डायरेक्ट ऐसा प्रोविजन नहीं था इंडियंस को शामिल करने से रिलेटेड। 1861 में पहली बार इंडियंस को शामिल करा गया। इंडियन की रिप्रेजेंटेशन करेगी कहाँ पे? नॉन ऑफिशियल, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। वॉइसरॉय की जो काउंसिल थी उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में, जिन्हें वॉइसरॉय ही नॉमिनेट करता था, तो भारतीय को ऐड करा गया। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग, तो वहां पे उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट करा टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और वो कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये 3 जने थे। द ऑफिस वाज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1858। मतलब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था ना, उससे रिलेटेड ये बात यहाँ पे बोली है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को 1858 के एक्ट में इंट्रोड्यूस करा गया था, ना कि 1861 में। जो 1858 जिसको और क्या बोलते हैं? एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक तो यूनियन ऑफ इंडिया और एक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को शामिल करा जाता है, इट इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स। और उसके अलावा जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया है, इसमें ना केवल स्टेट्स को बल्कि जो यूनियन टेरिटरीज होगी उनको भी, या फिर कोई टेरिटरी जो दूसरे देशों से ऑक्यूपाई करी है, दूसरे देशों से ली है, जैसे पौंडीचेरी का एरिया भी था 1954 में जो फ्रांस के द्वारा ट्रांसफर किया गया था। तो यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया में क्या शामिल है ये पूछा है, तो इसका सिर्फ 1 हो जाएगा स्टेट्स। यूनियन टेरिटरीज इसका पार्ट नहीं है, वो टेरिटरीज ऑफ इंडिया में आएंगी। टेरिटरीज दैट इंडिया में एक्वायर इन द फ्यूचर, और ऐसी टेरिटरीज जिन्हें इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकते, दूसरे देशों से एक्वायर करे, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं आएगा, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। तो इसका सिर्फ पहली वाली ऑप्शन सही है, ओनली ए इज द राइट आंसर। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज द लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स। मतलब जो यूनियन ऑफ इंडिया है इसमें सिर्फ स्टेट्स आते हैं, while द फॉर्मर मतलब जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स, इसमें ना केवल स्टेट्स बल्कि यूनियन टेरिटरीज भी, और एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम। और फ्यूचर टाइम में मतलब आज के टाइम पे वो पार्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर टाइम में इंडिया उसको एक्वायर कर सकता है, तो वो भी टेरिटरीज ऑफ इंडिया में आएंगी। ठीक है, 59th क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following are the defining features of the parliamentary form of government in India? भारत में जो संसदीय सरकार पाई जाती है, संसदीय सरकार की जो व्यवस्था पाई जाती है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या पूछी है? वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। हमारी कार्यकारिणी, विधायपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका, इसमें एक स्पष्ट रूप से आवश्यकताओं का पृथक्करण होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस देख लेते हैं। ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या है? अगर हम सेंटर की बात करें तो पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में क्या क्या शामिल होती है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। जो कोई भी जब कानून बनता है तो पहले वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा में अगर वो इंट्रोड्यूस पहले करा गया है तो फिर वो लोकसभा में जाएगा, वहां पे ये पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट की सहमति दी जाएगी। तो कोई भी बिल एक्ट कब बनता है? जब ये तीनों प्रोसेस से होकर वो चला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही इसलिए पार्लियामेंट का पार्ट है, और इसी को, इन तीनों को मिलाकर ही, मतलब कोई बिल एक्ट इनसे बनता है, इसका मतलब लेजिस्लेचर का बनना। तो पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव मतलब फॉर एग्जांपल हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो सरकार सत्ता में होती है उनमें से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुना जाता है, उन्हीं में से मिनिस्टर को चुना जाएगा। कार्यकारिणी मतलब जो भी कानून ये पार्लियामेंट बनाएगी उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, उन पर काम कौन करेगा, कौन उनको इंप्लीमेंट करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है? जैसे राज्यसभा और लोकसभा में से जो भी पार्टी सत्ता में होती है तो उनके मेंबर्स को मिनिस्टर चुना जाता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल करा जाता है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एग्जीक्यूटिव का काम करती है। और ये मेंबर्स किसके होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपने देखा कि कोई सेपरेशन नहीं है, ये आपस में तो इंटर रिलेटेड है, कोई सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली यहाँ पे नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है और वहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेपरेट होती है। ठीक है, वहां पे वाटर टाइट टाइप ऑफ सेपरेशन पाया जाता है एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में।
जो कि इंडिया के केस में नहीं मिलता। फिर है जुडिशरी, मतलब जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर और कोई भी हो गए, वो जुडिशरी में है। हम टाइम टू टाइम वेरियस जजमेंट्स में देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अफेक्ट कर सकता है सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को, कैसे वो फंडामेंटल राइट का अगर सिटीजन का हनन होता है तो वो वहां पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। तो वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर है द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, हमारे संविधान में जो 7th शेड्यूल दी गई है वो बात करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की। देखो, जब भी आप सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का सेपरेशन इसकी बात करो तो आप डिवीजन शब्द का वहां पे यूज करना, डिवीजन ऑफ पावर्स। और जब भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी इनके बीच में आपको बताना हो तो आप सेपरेशन ऑफ पावर शब्द का प्रयोग करें। आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट 7th शेड्यूल में फर्दर 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट क्या दिखाती हैं, ये डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को दिखाती है। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है, ये स्टेटमेंट तो सही है, ये जो फैक्ट है वो तो ठीक है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर होना, ये स्टेटमेंट इस केस में गलत हो जाएगी। ये डिसेंट्रलाइजेशन को दिखाता है, ना कि ये कि भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही ऐसा होगा। ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी हो सकता है, तो स्पेसिफिकली वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे लागू नहीं, ये बात है। तो ये स्टेटमेंट गलत, ये इस केस में गलत हो जाती है, हालांकि ये फैक्ट सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, टू ओनली। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर विल नॉट बी अ वाटर टाइप सेपरेशन ऑफ पावर, कोई स्पष्ट शक्तियों का पृथक्करण नहीं है स्पष्ट रूप से। हियर द एग्जीक्यूटिव विल बी पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है। इट इज द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने दूसरे ऑप्शन में पढ़ा था उसके यहाँ पे बात हो रही है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। वेयर एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। अनलाइक द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, वेयर द एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, वहां पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से आंसरेबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमने डिवीजन ऑफ पावर का देखा था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफाइंस द गवर्निंग मैकेनिज्म, इसमें गवर्निंग मैकेनिज्म को दिखाया है। जैसे हमने वो टेबल पढ़ी थी कि लेजिस्लेचर में कौन कौन आएगा, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आएंगे। तो सारा का सारा जो गवर्निंग मैकेनिज्म है कि एग्जीक्यूटिव कौन सी होगी, लेजिस्लेचर में क्या आएगा और जुडिशरी में क्या क्या होगा, तो ये सभी चीजें इससे रिलेटेड है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर से रिलेटेड। और उसमें सिर्फ इसी गवर्निंग मैकेनिज्म को डिफाइन करा गया है, ना कि किसी पावर के सेपरेशन की बात करी गई है, वो यहाँ पे नहीं है। डिवीजन ऑफ पावर इज नथिंग टू डू विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज डिवीजन ऑफ पावर इज मोर टू डू विद द डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स rather than the way of defining the governing mechanism itself। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें ना, तो वहां पे हमें सिर्फ गवर्निंग मैकेनिज्म को ध्यान में रखना है। अगर देखो और क्या क्या फीचर हो सकती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो कि एक गवर्निंग मैकेनिज्म हमने बोला भी कि गवर्निंग मैकेनिज्म ही सिर्फ इसमें आएगा, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, इन सभी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो भी गवर्निंग मैकेनिज्म है हमारा भारत सरकार, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो अपनाया जाता है, सिर्फ उसी से रिलेटेड फीचर्स इसमें आएंगे। जैसे कि हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गया, हमारा प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है और प्राइम मिनिस्टर हमारे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, इसमें से कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इसी में से निकाला जाएगा। और जो लेजिस्लेचर है वो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट इनसे मिलकर बनी है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होगी। तो सारा का सारा आप देख रहे हैं कि गवर्निंग मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मेजोरिटी पार्टी रूल, ये भी इसके एक इंपोर्टेंट फीचर है, मेजोरिटी पार्टी रूल। उसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर है उसमें जो ये मिनिस्टर्स होंगे ना, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, उनकी इसमें मेंबरशिप होगी, तो वो भी इसकी एक फीचर है। प्राइम मिनिस्टर लीडर होंगे, अगर हम सेंटर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर लीडर होंगे, स्टेट्स की बात करें तो चीफ मिनिस्टर लीडर होंगे। और उसके अलावा जो लोकसभा है उसका डिसोल्यूशन हो सकता है, जो लोअर हाउस होता है उसका डिसोल्यूशन किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे सभी की सभी चीजें गवर्निंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के मैकेनिज्म से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू राइट टू प्रॉपर्टी। नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी हमने कई बार इसको पढ़ लिया कि हमारे ये मूल संविधान में एक फंडामेंटल राइट था, जो कि आर्टिकल 19(1) का पार्ट एफ था और आर्टिकल 31 था। तो ये फंडामेंटल राइट्स में थे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ, उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया और ये आर्टिकल 300 ए में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, ये पार्ट 12 में।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में इसको दिया गया है। तो हमने अभी तक ये चीज इसके बारे में पढ़ी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इट इज अ लीगल राइट, क्या ये लीगल राइट है? तो ये स्टेटमेंट सही है, ये आज के टाइम पे एक लीगल राइट है। इट कैन बी कर्टेल्ड बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट कोई भी ऑर्डिनरी लॉ बनाकर, कोई भी सामान्य कानून बनाकर, मतलब एक जैसे कैसे कैसे लॉज हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हो सकते हैं, ऑर्डिनरी हो सकते हैं। तो कोई भी सिंपल सा कानून लाकर पार्लियामेंट इसको सीमित कर सकती है, इस राइट को। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ वियोलेशन, तो अगर नागरिकों के इस अधिकार का हनन होता है, द एग्रीव्ड पर्सन, मतलब जो भी व्यक्ति जिसके भी अधिकार का हनन हुआ है, कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्समेंट। तो क्या वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 1978 में ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे पहले तो ये बात सही थी, लेकिन उसके बाद जब इसको ये लीगल राइट बना दिया गया, तो ये स्टेटमेंट तो अब यहाँ पे आज के टाइम पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, ये बात सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए अवेलेबल है। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 abolished the right to property as a fundamental right। तो राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए फंडामेंटल राइट एबोलिश कर दिया गया था बाय रिपीलिंग आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31 फ्रॉम पार्ट 3। इंस्टेड द एक्ट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल, और एक नया आर्टिकल 300A पार्ट 12 में जोड़ा गया अंडर द हेडिंग राइट टू प्रॉपर्टी। It provides that no person shall be deprived of his property except by authority of law। मतलब कानून के विधि के अलावा किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी को उसकी राइट टू प्रॉपर्टी से डेप्राइव नहीं करा जा सकता। Thus the right to property now no longer remains a fundamental right। आज के टाइम पे वो फंडामेंटल राइट नहीं है, और ना ही ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान का मूल ढांचा है, उसका पार्ट ही नहीं है। द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट, आज के टाइम पे ये लीगल राइट है आर्टिकल 300A में, as distinct from the fundamental right has the following implications। तो अब चूंकि ये फंडामेंटल राइट्स से एक लीगल राइट बना दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इस पर क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, इसका क्या मतलब है? इट कैन बी रेगुलेटेड, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। कैसे? कर्टेल्ड, इसको सीमित करके, एब्रेज्ड, इसको संक्षिप्त करके, छोटा करके, और मॉडिफाइड, और इसको परिवर्तित करके, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डिनरी लॉ पास करके संसद जो है इस अधिकार को सीमित कर सकती है। इट प्रोटेक्ट्स द प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। तो ये राइट, प्रॉपर्टी के जो राइट है, इसको प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन किसके खिलाफ? एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई कानून के द्वारा इसको अधिकार को सीमित करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है, तो वो तो बात सही होगी, लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर कोई एक्शन लेती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एरिया में सरकार को यहाँ पे जैसे रोड बनाने, और यहाँ पे लोगों की खेती की जमीन है, ये जो अगर अनधिकृत रूप से इसको छीना जा रहा है, तो वो इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सरकार ने कानून बना दिया, कानून पास हो गया, फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं, तो वो उस कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ वो जा सकते हैं। इन केस ऑफ वियोलेशन द एग्रीव्ड पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट में वो व्यक्ति नहीं जा सकता अंडर आर्टिकल 32। वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में लेकिन जा सकता है। नो गारंटेड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रीएक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। तो जो ये कंपनसेशन दी जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कंपनसेशन दी ही जाएगी, और जितनी मांगी गई है उतनी ही दी जाएगी। मान लो यहाँ पे जैसे रोड बन रहा है और सरकार ने लोगों की जमीन अधिकृत कर ली है, तो इसके लिए कंपनसेशन की गारंटी देने का कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वर इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव जो भी प्रस्तुत करा था, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल इंक्लूड थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी है, बताना है कि कौन सी सही है। पहला है पावर एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, की स्वतंत्र भारत की जो भी पावर्स होंगी, जो अथॉरिटी होंगी, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी, शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल, वो लोगों के द्वारा ट्रांसफर करी जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट सही है, और हमारी प्रस्तावना में भी ये दिया है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वहां पे मेंशन है प्रस्तावना में भी कि हमारे संविधान को जो पावर्स हैं वो भारत के लोगों से मिली है। माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि एससी कम्युनिटी होगी, एसटी कम्युनिटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये सभी विल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड्स, कि उनको पर्याप्त सेफगार्ड सुरक्षा उपाय प्रदान करे जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी था और हमारे संविधान में भी ये चीजें हैं। इंडिया विल मेक अ फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, कि इंडिया विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी है, और हमारे संविधान में जो आर्टिकल 51 है, जो एक डीपीएसपी है, वो
स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, और माइनॉरिटी से रिलेटेड जैसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जैसे फंडामेंटल राइट 29 हो गया, 30 हो गया, आर्टिकल 16 का जैसे 4A हो गया जिसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड राइट्स दिए गए हैं। तो ये सारी ही स्टेटमेंट सही हो जाती है, सभी हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा पास किया गया था। The following were included in the objective resolution as passed by the Constituent Assembly. India is an independent कि भारत एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सोवरेन संप्रभु रिपब्लिक एक गणतंत्र राज्य है। All powers and authority of independent India and its constitution shall flow from the people. और सभी पावर्स और अथॉरिटी इंडिपेंडेंट पूरे संपूर्ण भारत को और इसके संविधान को भारत के लोगों से प्राप्त होंगी। तो ये भी सही था। तो देखो एक बात, जो भी आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए है ना, तो आप मान सकते हैं कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी थे। तो आप ऐसे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सभी आंसर ऐसे ही करेक्ट होंगे जो आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। जैसे कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, हमारी प्रस्तावना में ये चीजें दी हैं। इंडिया शैल बी अ यूनियन, तो इंडिया एक यूनियन होगा किस किस का, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का, जो भी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज हैं वो, इंडियन स्टेट्स का जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो, एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया से बाहर जो पार्ट्स हैं वो भी अगर भारत का हिस्सा होंगे तो वो भी इसमें शामिल होंगे। और इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन, और ऐसे स्टेट्स जो भारत का पार्ट बनना चाहते हैं वो भी, जैसे कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर ये निर्णय छोड़ दिया गया था कि वो भारत का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं, तो वो सभी इसका पार्ट हो गया, ऐसा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया गया था। फिर है टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइन्ड टू और वेस्टेड इन द यूनियन। All powers and authorities of sovereign and independent India and its constitution shall from the people of India, लोगों से पावर ट्रांसफर करी जाएंगी। All people of India shall be guaranteed and secured social, economic and political justice, equality of status and opportunities, equality before law and fundamental freedoms जैसे speech, expression। तो ये सभी चीजें जो कि बाद में या तो प्रियम्बल का पार्ट बनी, कुछ फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनी, कुछ डीपीएसपीज का पार्ट बनी, कुछ और लीगल राइट्स बने, तो वो सभी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का भी पार्ट थे और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर ही फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाया गया था। तो ये भी सभी चीजें यहाँ पे हैं। द माइनॉरिटीज और बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड, तो इन सभी के को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, इनके उत्थान के लिए काम करा जाएगा। The territorial integrity of the republic and its sovereign rights on land, sea, and air shall be maintained according to the justice and law of civilized nations. The land would make full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. तो मानव का विकास और विश्व की शांति इसको प्रमोट करने के लिए भी कंट्रीब्यूशन इंडिया करेगा। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट थे। 62th क्वेश्चन है, घुंगलोटी विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज, घुंगलोटी जो कि न्यूज में है उसका मतलब क्या है। एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ ए नेटिव बर्ड, ये बर्ड किसी एक बर्ड की एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। द ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ ओंग ट्राइब का ये एक कोई त्योहार है, ट्राइबल फेस्टिवल है। अ स्पीसीज ऑफ प्लांट यूज्ड टू मेक डाइज, एक स्पीसीज ऑफ प्लांट किसी एक प्लांट की स्पीसीज जो कि डाई बनाने के लिए काम आती है। और अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल फोक आर्ट पेंटिंग, और ये किसी पेंटिंग का पार्ट है। तो इसका सही आंसर है सी। ये प्लांट की ये किसी प्लांट की एक स्पीसीज है जो कि डाई बनाने के काम आती है। तो सी सही उत्तर है इसका। तो घुंगलोटी इज अ क्रीपर, ये एक क्रीपर है, मतलब एक बेल है। घुंगलोटी इज अ क्रीपर, प्लांट्स दैट ग्रो क्लोज टू ग्राउंड एंड हैव हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो क्रीपर के बारे में बोला है कि क्रीपर क्या है कि प्लांट जो कि एक हॉरिजॉन्टल रूप से ऐसे ग्रो होते हैं, एक बेल सी को बनाते हैं पूरी लैंड पर, वो दैट इन कॉम्बिनेशन विद द पिक ऑफ द रूट्स ऑफ जैक फ्रूट ट्रीज यील्ड्स अ सैफरन डाइज। जो ये भंगलोटी है, अगर इसको किसके साथ कंबाइन करा जाए, जैक फ्रूट की अगर जड़ों के रस से भी, तो रूट्स ऑफ जैक फ्रूट मतलब जैक फ्रूट की जो जैक फ्रूट का ट्री है उसकी जड़ों के रस के साथ अगर इस भंगलोटी को, इस लताओं को, इनको कॉम्बिनेशन इनका करा जाए तो इससे क्या बनता है, यील्ड्स सैफरन डाई, एक केसरिया रंग की डाई इससे बनती है। इट इज ट्रेडिशनली यूज्ड इन गिविंग कलर टू द रोब्स ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपने देखा होगा जो कपड़े पहनते हैं केसरिया रंग के, तो उनको बनाने के लिए ये प्रयोग की जाती है। देखो फिर ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ कि द पीपल ऑफ विलेजेस इन द विसिनिटी कन्वर्ज्ड टू फॉर्म चला विलेज सेंचुरी कंजर्वेशन सोसाइटी। जो ये घुंगलोटी है इसको भी कंजर्व करने के लिए चला विलेज सेंचुरी कंजर्वेशन सोसाइटी बनाई गई। उसके लिए लोग एकत्रित हुए। दैट इज अ 173 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट अंडर द शिवासागर फॉरेस्ट डिवीजन असम में, जो कि ये शिवसागर फॉरेस्ट डिवीजन है, इसका एक पार्ट है। ठीक है, इसलिए न्यूज में था। तो जो बुद्धिस्ट इस एरिया में रह रहे हैं तो उन्होंने अपनी कंसर्न अपनी चिंता जाहिर करी है इसके प्रति कि
ये भूमलोटी है वो नियर एक्सटेंशन होने वाली है, मतलब ये थ्रेटेंड कैटेगरी में आने वाला, मतलब ये इस पर खतरा है। एंड कॉल्ड अ मूवमेंट फॉर कंजर्विंग द एडजॉइनिंग चला रिजर्व फॉरेस्ट टू प्रिजर्व द भूमलोटी, और इसी भूमलोटी को प्रिजर्व करने के लिए जो चला रिजर्व फॉरेस्ट है इसके अंतर्गत ये चला विलेज सेंचुरी रिजर्वेशन सोसाइटी बनाई गई। द चाला रिजर्व फॉरेस्ट इज अबाउट 100 meters above sea level and it houses a few orchids that are usually found in higher altitudes। तो यहाँ पे orchids भी पाए जाते हैं जो मेनली हायर एल्टीट्यूड्स में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या चीजें याद रखनी है कि ये भूमलोटी क्या है, पहली बात। दूसरा जो है चाला विलेज सेंचुरी कंजर्वेशन सोसाइटी है, ये भी बनाई गई है। और ये जो शिव सागर फॉरेस्ट डिवीजन है ये कहाँ पे है, ये असम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वर। नीचे 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसके मेंबर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि उसको क्या उनको डायरेक्टली इलेक्टेड करा गया था, क्या उनको इनडायरेक्ट इलेक्ट करा गया था, या फिर वो नॉमिनेट करे गए थे, ऐसा पूछा है यहाँ पे। देखो उनको डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट नहीं करा था, ये स्टेटमेंट गलत है। और इनडायरेक्टली एडेड और नॉमिनेशन इसमें देख लेते हैं। देखो इनडायरेक्टली इलेक्टेड कुछ लोगों को तो इनडायरेक्टली इलेक्ट करा गया था, और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ना, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनमें से लोगों को जो इलेक्ट करा था वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करे गए थे। और नॉमिनेशन किसका हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे उनका नॉमिनेशन करा गया था राजाओं के द्वारा। तो 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, डायरेक्टली उनको लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। द मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड, प्रिंसली स्टेट्स से जो मेंबर्स थे उनको तो नॉमिनेट करा गया था। एंड द मेंबर्स फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस, और ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो मेंबर थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा गया था फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनमें से ही, बट नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। तो लोगों के द्वारा डायरेक्टली किसी को भी इलेक्ट नहीं करा गया था। अगला क्वेश्चन है 64th क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। भारत का संविधान जिसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, एक जीवित डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा। पहली स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चेंजेस एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के हिसाब से, आवश्यकताओं में परिवर्तन के हिसाब से इसमें भी चेंज किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। क्यों, हमने देखा कि नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशन के सिंपल राइट्स बल्कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हमने देखा, उसको एबोलिश कर दिया था, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 और 19(1)(f) में जो प्रोविजन थी। उसके अलावा और भी चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर बोथ द पॉलिटिकल क्लास एंड द जुडिशरी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इनफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, व्याख्या करने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, कि पॉलिटिकल क्लास भी और जुडिशरी भी दोनों ही संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 ओनली, बोथ 1 and 2। Indian Constitution is a sacred document but not a static one. It allows changes if the demand is made by the society, और अगर डिमांड करी जाती है तो इसमें चेंज करे जाते हैं। After independence, several amendments या provisions and laws were made as the needs of the society। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम अमेंडमेंट से रिलेटेड देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, सेकंड, मतलब जितने भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं वो सभी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाते हैं। एवर सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा गया था तो उसके बाद से ही, तभी से ही पॉलिटिकल क्लास ने और जुडिशरी ने काफी सारे ऐसे एग्जांपल है कि जब इसकी इंटरप्रिटेशन करी थी, इसकी व्याख्या दी है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स या जजमेंट्स हैव लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल डॉक्ट्रिन्स। जो जुडिशरी ने जो जजमेंट दी है तो उससे डॉक्ट्रिन्स भी काफी सारे निकले हैं। जैसे कि हमने 1973 के केशवानंद भारती केस में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन दिया था, ठीक है, जो कि संविधान में मेंशन नहीं था, विच वाज नॉट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। 65th क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू यूपीएससी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है, देखो यूपीएससी हमारे संविधान में जो आर्टिकल 315 से लेकर 323 है वो उसमें यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इनसे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट है इट इज मैंडेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, की सर्विसेज का क्लासिफिकेशन जैसे आईएएस, आईएफएस, आईआरएस ये सभी, एंड कार्डर मैनेजमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं उनका कार्डर मैनेजमेंट करने का काम भी क्या यूपीएससी को ये दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, भारत सरकार को जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उसका ये काम है, ना कि यूपीएससी का। फिर है इट रिप्रेजेंट्स इट्स एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। तो स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों, क्योंकि रिपोर्ट तो प्रेजेंट करता है लेकिन पार्लियामेंट को नहीं, प्रेसिडेंट को करेगा। और इसको अपॉइंट भी कौन करता है, यूपीएससी के चेयरपर्सन को और मेंबर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है।
फिर है इट्स जुरिस्डिक्शन कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कोई एक एक्ट बनाकर इसके जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 3 ओनली। यूपीएससी के क्या क्या काम है? पहला तो ये रिक्रूटमेंट करवाता है ऑल इंडिया सर्विसेज की, और जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज हैं वो। और दूसरा इसका क्या काम है? एंड एडवाइजेज द गवर्नमेंट व्हेन कंसल्टेड, और जब भी इससे पूछा जाए, सलाह मांगी जाए, तो ये सलाह देता है सरकार को किससे रिलेटेड? ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स, प्रमोशन से रिलेटेड, पदोन्नति से रिलेटेड अगर कोई मैटर है वो, और कोई अनुशासनात्मक कोई मामला है तो वो उन सबसे रिलेटेड भी सलाह से मांगी जाएगी, तो इससे सरकार को सलाह देनी होती है। इट इज नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सर्विस की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ये काम इसका नहीं है। Pay and service conditions, cadre management, training, and so on, which is managed by DOPT, Department of Personnel and Training of Government of India. The UPSC presents annually to the President. ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करेगा? प्रेसिडेंट को, annually on its performance. The President places this report before both the houses of Parliament. और यूपीएससी किसको प्रेजेंट करेगा? प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट फर्दर किसके सामने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के सामने, along with the memorandum explaining the cases where the advice of the commission was not accepted, और अगर इस कमीशन की ने कोई रिकमेंडेशन दी है, अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करा जाता, स्वीकार नहीं करा जाता है, तो एक मेमोरेंडम भी साथ में प्रस्तुत किया जाएगा, एंड द रीजंस फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस, और क्यों इनको एक्सेप्ट नहीं करा गया उसको भी इस मेमोरेंडम में शामिल करा जाएगा। द एडिशनल फंक्शंस रिलेटिंग टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन कैन बी कन्फर्ड ऑन यूपीएससी बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इससे रिलेटेड और भी कामों को सौंप सकती है कानून बनाकर यूपीएससी को। इट कैन ऑल्सो प्लेस द पर्सनल सिस्टम ऑफ एनी अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूपीएससी। Hence, the jurisdiction of UPSC can be extended by an act made by the parliament. तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।